दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हमारा ये तीसरा भाग है साहित्य का, और कल वाली वीडियो में मैं सारा का सारा साहित्य आपका खत्म कर दूंगा। एक आईपीसी की वीडियो भी आपकी बन रही है इंपोर्टेंट धाराओं की, और एक कल सीआरपीसी की वीडियो में आपकी डालूंगा। एक तुक्का वाली वीडियो जरूर डालूंगा, उसको जरूर देखना। आज रात तक उसको डाल दूंगा। बहुत सारा समय लगता है वीडियोस बनाने में, इसलिए आप थोड़ा अधीर ना हो और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। बाकी ये वीडियो पूरी होने के बाद ही आपके पेपर तो लगातार चलते रहेंगे, तो आपका हिंदी का और आपका संविधान का, इसके बाद हिंदी का, संविधान का और मूल विधि भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी ये अभी 2-4 दिन में। ठीक है, वो भी मैं मतलब करा तो मैंने सब चीज दी है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो आप उसको भी देखते रहें, समझते रहें। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, उसमें हिंदी के अध्यापक थे। तो आपको सीधे निशान लगा देना है सदल मिश्र हिंदी के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। ठीक है, तो सदल मिश्र और लल्लू लाल। ठीक है, सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों का संबंध किससे था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान बहुत प्रसिद्ध रचना है किनकी? सदल मिश्र की। सदल मिश्र बहुत अच्छा नाम आपको याद रखना है। कल पढ़ा था हमने सदल मिश्र की भाषा में किस चीज तरह का टच मिलता है, तो पूर्वैयापन मिलता है, पूर्वीपन उनकी भाषा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सदल मिश्र की रचना है? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या? नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानी केत की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको एग्जाम में ये देखने को जरूर मिल जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? ये मैंने कल भी आपको बताया था। कल मैंने आपको बताया था प्रेम सागर। ठीक है, क्या बताया था? प्रेम सागर किसकी रचना है ये आपको बताना है। और सुख सागर रचना है सदा सुख लाल की। ठीक है, सदा सुख सागर, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय क्या है? तो सुख सागर का जो विषय है वो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? देखो, योग वशिष्ठ में क्या है? योग वशिष्ठ एक योग का अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ राम जी को योग के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो ग्रंथ है, यहाँ पर जो रचना है वह है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ, इस भाषा योग वशिष्ठ में राम प्रसाद निरंजनी ने इसमें काफी सुंदर इसका वर्णन किया है। राम प्रसाद निरंजनी, ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में खड़ी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे सदल मिश्र। कौन थे? सदल मिश्र थे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अब खड़ी बोली में देखो, अंतर देखना क्वेश्चन में। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया सदल मिश्र ने। जो खड़ी बोली का प्रयोग पहले किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। किसने किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने इसका प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज याद रख लेने। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार है। द्वय का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसे कौन दो राजा हुए जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में विख्यात रचनाकार माना जाता है? तो इसमें आप देखिए कौन सा है। इसमें आप राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपको नाम याद रखना है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। तो अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, मतलब पहली बार हिंदी में गद्य में रचना किसने लिखी? तो आपको याद रखना है लल्लू लाल।
और लल्लू लाल ने कौन सा गद्य लिखा है ये आपको बताना है डिस्क्रिप्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अब पत्र पत्रिका संबंधित एक प्रश्न आ गया है, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे, है ना। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे, तो इनके संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, इसलिए अच्छे से आप इन चीजों को देखें। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा जो रचना थी वो कैसी थी, एक कविता प्रतियोगिता थी, एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी, या एक साहित्यिक संस्था थी। तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस महावाक्य में 16 डैश 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 है, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित क्या करें, शब्द चुने, सर्ग, स्वर्ग, सर्व या शर्व। तो आपको देखते ही इसका पता लग गया होगा, किसी वाक्य में, किसी भी काव्य में क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। क्या होते हैं भैया, सर्ग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में सबसे पहला यदि कोई युग आता है तो वह भारतेंदु युग आता है, और भारतेंदु जी ने बहुत उत्तम उन्नत कोटि का योगदान हिंदी साहित्य में दिया है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में होता है, क्या होता है महाकाव्य में, जीवन का खंड चित्रण होता है, जीवन का वृहद चित्रण होता है, दोहा छंद होता है, या उत्साह भाव होता है। तो महाकाव्य में क्या रहता है, जीवन का, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, जीवन का बृहद चित्र होता है, एकदम पूरे अच्छे से दिखाया जाता है महाकाव्य में, ठीक है। अगला है, महाकाव्य और खंड काव्य में एक समान लक्षण क्या चीज है, एक समान लक्षण क्या होता है, तो कथानक उपास्थापन, कथानक उपास्थापन एक जैसा होता है दोनों में, है ना। कहानी वानी घटना चरित्र ये सब चीजों का एक जैसा महत्व रहता है, ठीक है। ये एक समान लक्षण खंड काव्य और महाकाव्य में होता है। अगला है, काव्य के कितने गुण हैं, काव्य के कितने गुण होते हैं, तो काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, काव्य के 3 गुण माने जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये कौन कौन से हैं, माधुर्य गुण होता है, कैसा होता है, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है, और प्रसाद गुण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण ये काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो सो क्या कहते हैं, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसको क्या कहा जाता है, उसको पद्य काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्य काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहा जाता है गद्य काव्य, ठीक है। ये गद्य काव्य यानी किसी कथा का वर्णन किसमें होता है, किसी कथा का वर्णन गद्य में होता है तो वह गद्य काव्य कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि काव्य रूपों में दृश्य काव्य है, काव्य रूपों में दृश्य काव्य यानी कि देखे जाने वाला काव्य कौन सा है, देखा जाने वाला दृश्य काव्य। काव्य का मतलब कविता, और देखे जाने वाली कविता कौन सी है, तो खंड काव्य है, कविता है, महाकाव्य है या नाटक है। तो आपको पता होना चाहिए नाटक होता है, नाटक को हम देख रहे होते हैं और नाटक में चीजें मतलब काव्य के रूप में भी रहती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह किसका कथन है, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ये आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, इनमें से क्या, छंद, अलंकार, काव्य गुण या रसा, है ना, रस या क्या, रस। इनमें से सक्रियता और प्रभावशीलता कौन लेके आता है, तो काव्य गुण प्रभावशीलता और सक्रियता को लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश 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 कहते हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, ठीक है, मुक्तक काव्य या मुक्ता, तो उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहा जाता है, मुक्तक काव्य कहा जाता है, मुक्तक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश 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 नहीं होता है। खंड काव्य में क्या होता है, मुख्य चरित्र की एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक क्या नहीं होता, सात्विकता और विचार विस्तार नहीं होता, विविधता का विस्तार नहीं होता,
विविधता और विस्तार नहीं होता या विविधता और संकुचन नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होता है, विविधता और विस्तार नहीं होता। क्योंकि अगर आप एक ही मुख्य चरित्र की विशेषताओं को दिखाएंगे तो उसमें विविधता कहां से आएगी, एक ही दिखा रहे हैं आप, और ना ही फिर उस चीज का विस्तार हो पाता है खंड का भी। अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो कामता प्रसाद गुरु जी का यह कथन है। ये सब बहुत टॉप क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला है, हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत। आपको पता ही होगा कि हिंदी सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले आपकी आई संस्कृत, संस्कृत के बाद आपकी आई पाली, पाली के बाद आपकी आई प्राकृत, ठीक है, उसके बाद आई आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद आई आपकी अपभ्रंश, ठीक है, उसके बाद क्या आई, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद कुछ लोग डायरेक्टली हिंदी मानते हैं, कुछ लोग इसके बीच में अवहट्ट को ही मानते हैं। ठीक है, तो आदि जननी कौन हुई? संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, और संस्कृत तमाम भाषाओं की जननी है, विश्व की तमाम भाषाओं की जननी कहा जाता है, भाषाओं की जननी कहा जाता है, देववाणी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवियों को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? सदल मिश्र ने, सिद्धाराम फिल्लौरी ने, लल्लूलाल ने, या राजा राम मोहन राय ने? तो फिल्लौरी है ना, फिल्लौर आपको पता होगा, फिल्लौर है ना, ये कुछ पंजाबी सा नाम लग रहा है। ठीक है, फिल्लौर आई थिंक कोई सिटी भी है पंजाब में। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको पता हो कि भारत रत्न से सम्मानित कोई कवि हैं तो उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद है अज्ञेय। अज्ञेय कौन? हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदूत, इत्यलम, हरिगाछ पर क्षण भर, या कितनी नाव में कितनी बार? तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? कौन से प्रदेश से ये लोग हैं? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से। कबीरदास भी उत्तर प्रदेश से, सूरदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी, प्रेमचंद भी, हरिवंश राय बच्चन, ये सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये कवि जो ये साहित्यकार हैं ये सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्य का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम अंचल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किसकी लेखक की रचना है? व्यास सम्मान से पुरस्कृत हुआ था उपन्यास न भूतो न भविष्यति, ये रचना है नरेंद्र कोहली की। किसकी? नरेंद्र कोहली की। ये आपको ध्यान, ये आपके दिमाग में रहेंगे सेट, बस आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, एक दो बार रिवीजन आप इनका अच्छे से कर लेना। उसके बाद है, प्रगति लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, यदि आपने पढ़ी नहीं है। अगर आप अभी एग्जाम टाइम दे रहे हैं तो अभी आप इन चीजों को देख लीजिए, नहीं तो मैंने 23 वीडियो की बहुत शानदार प्लेलिस्ट बनाई है, छोटी छोटी वीडियो की, जिसमें संपूर्ण साहित्य का निचोड़ है। आप उनको जरूर जाके एक बार देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक, ये इस प्रकार की भाषा। आपको क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, पर अगर पेपर में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन क्वेश्चन को क्षमा चाहता हूं, कोई भी जल्दी से नहीं कर पाएगा, आप जरूर कर पाएंगे जो लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश 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 में आयोजित किया गया था रिक्त स्थान के लिए, विकल्प कौन सा इसका है? तो 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगला प्रश्न है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? ठीक है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? तो ये सब नायिकाएं हैं। कौन है? ये सब नायिकाएं हैं।
ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा गला बोलते बोलते हो जाता है थोड़ा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी और इसके 3 प्रमुख व्यक्ति थे श्याम सुंदर दास, है ना, ये आपको याद रखना है, श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र, ये क्वेश्चन कल भी आया था पर घुमा के आया था ना, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? किस काव्य के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक एवं लोक प्रसिद्ध होती है? तो महाकाव्यों के लिए ऐसी बात कही जाती है। आपको पता ही है महाकाव्य कौन सा है, रामायण महाकाव्य है, तो ऐतिहासिक भी है और लोक प्रसिद्ध भी है, दोनों ही है राम जी का चरित्र। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो जोशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जोशुआ केटलर है ना, ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? जॉन गिलक्राइस्ट। किसकी अध्यक्षता में? जॉन गिलक्राइस्ट, गिलक्रिस्ट कह सकते हो, गिलक्राइस्ट कह सकते हो। ठीक है, आ गया प्रश्न आपका कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि तुलसीदास रामचरितमानस बिल्कुल सही है, जायसी पद्मावत बिल्कुल सही है, प्राकृत चित्रावली, प्राकृत चित्रावली, ये कुछ मतलब बात इसमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें क्या है, आपका ऑप्शन जो है वो ये कुतुबन वाला है। कुतुबन की जो रचना है वह मिर्गावत नहीं है। कुतुबन की जो रचना है वो मिर्गावत नहीं है, वो मृगावती है। कौन सी है? मृगावती, मृगावती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में मतलब ये क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एस से पूछा गया था, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, पर अगर हम 3 ही ऑप्शन में देखें तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आपको क्लियरली पता लग रहा है। उसके बाद है कछुआ धर्म और मारसी मोहि कुठाव, किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारसी मोहि कुठाव, ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये बड़े प्रसिद्ध नाम है, ये आपको और एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की आंसू लहर, झरना, कानन कुसुम, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो आंख बंद करके लगाना है, उदंत मार्तंड। किसने कब चला था? 1826 में। और चलाने वाले कौन थे? जुगल किशोर सुकुल, जुगल किशोर सुकुल, है ना, कलकत्ता में इसको चालू किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कल का ही क्वेश्चन है। तो रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, इमरतिया, जबकि दादा कामरेड नहीं है, ये यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? किशोरी लाल गोस्वामी ने कौन सी इसमें से कहानी लिखी है? तो इंदुमती जो है ये किशोरी लाल जी ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, और भी बता देता हूं चलो एक बार ये भी, जो प्लेग की चुड़ैल है इसके रचनाकार है मास्टर भगवान दास। कौन है? मास्टर भगवान दास, मास्टर भगवान दास। उसके बाद 11 वर्ष का जो समय है इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और पंडित पंडितानी के जो रचनाकार हैं वो गिरिजा दत्त, क्या कौन है? गिरिजा दत्त वाजपेयी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है
कनुप्रिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब रचनाएं हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम लगाइए। तो मैं पहले अलग से बताता हूं। सबसे पहले 1935 में आई मधुशाला। कौन सी आई? मधुशाला। मधुशाला आई। उसके बाद आपका 1936 में आई आपकी मधुबाला। कौन सी आई? मधुबाला। यहां से सही कर दो, मधुबाला। उसके बाद आई आपकी 1937 में मधुकलश। मधुकलश है ना, मधुकलश 1937 में। और उसके बाद 1938 में आई आपकी निशा निमंत्रण। तो सबसे पहले मधुशाला देखो कहां है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तुलसीदास के रचनाकार हैं। अब आपको समझ नहीं आएगा कि तुलसीदास तो खुद रचनाकार है, पर एक रचना है तुलसीदास, ये भी एक रचना है। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार हैं आपके ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है आपके? केशवदास नहीं है। केशवदास तो रामचंद्रिका के लेखक हैं, ना, रीतिकालीन कवि हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद है अन्या, अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये है प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान की रचना है। अगला प्रश्न है, रेहन पर रघु। रेहन पर रघु, ये घ है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? लाल कवि ने अपनी छत्र प्रकाश रचना किस भाषा में लिखी है? तो आपको याद रखना है बुंदेली। और संभवतः आज का आखिरी प्रश्न है, सुगृहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी? तो यह है रतलाम। रतलाम कहां पे है ये आपको बताना है। चलो मैं बता देता हूं रतलाम कहां पे है। रतलाम आपका एमपी में है। रतलामी सेव बड़ी फेमस होती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो आज ये 60 क्वेश्चन हो गए, संभवतः 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। कल की क्लास में आपका जय सिया राम सबका कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो आप अपना सपोर्ट प्यार जरूर दीजिएगा और अच्छे से आपको एग्जाम देने जाना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।